हैं तो यहां जो ये सेल है इसका नाम है एडिपोसाइट। ये सेल कौन सी दिखाई गई है आपको? एडिपोसाइट सेल दिखाई है, यानी कि फैट स्टोर करने वाली सेल्स हैं। यहीं पर आप इस सेल के न्यूक्लियस में देखें तो लोब कितने दिखते हैं बेटा? 3। ने कहा कि अपर मोस्ट लेयर की सेल के शेप के बेसिस पर हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स आती हैं या कौन कौन सी टिश्यू आएंगे। तो आप देखिए, जो बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया के टाइप होंगे हमारे पास 3। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कितने कलर टाइप की? 3। अब ये 3 जो है, इनमें से पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तो पहले को अपन ने नाम क्या दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। दूसरे को आपने कहा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के बाद लास्ट जो आपका आया इसको आपने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो हमने कहा कि स्ट्रेटिफाइड के टाइप कितने हो गए आपके पास? 3। इन तीनों में कॉमन जो बातें हैं वो हमने कहा कि सबसे लोअर जो लेयर होगी उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा जाएगा, लगभग क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होगी। बीच की लेयर्स लगभग इरेगुलर सेल्स की बनी है। सबसे ऊपर की जो सेल लेयर है वो यहां इस केस में स्क्वैमस है, जबकि इसमें क्यूबॉइडल है और यहां कॉलमनर है। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है इसको हम बेटा डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। पहला टाइप होगा आपके पास केराटिनाइज्ड, तो पहले टाइप को आपने क्या कहा? केराटिनाइज्ड कहा, और दूसरा आपने कहा नॉन केराटिनाइज्ड। तो ये कितने टाइप की हो गई? 2, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। सबसे पहले केराटिनाइज्ड के अंदर हमने कहा कि यहां पर केराटिनाइज्ड का मतलब हुआ कि अपर मोस्ट लेयर की सेल के अंदर किसका डिपोजिशन होगा? केराटिन। केराटिन जो है ये एक वाटरप्रूफ प्रोटीन है, यानी कि जहां कहीं ये मौजूद होगी उसके आसपास पानी नहीं होगा। तो अगर किसी सेल के साइटोप्लाज्म में केराटिन जमा हुआ तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पानी नहीं होगा। और क्या बिना पानी की लाइफ पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? डेड। और मान लो अगर कोई सेल डेड है तो क्या उस सेल को न्यूक्लियस की आवश्यकता रह जाती है? नहीं। जब न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि सेल कैसी होनी चाहिए? डीन्यूक्लिएटेड। तो यहां पर अपर मोस्ट लेयर की सेल में डिपोजिशन किसका है? केराटिन का। केराटिन की डिपोजिशन की वजह से सेल डेड है और डीन्यूक्लिएटेड है। यहां पर क्योंकि सेल आपकी डेड है, केराटिन इसके अंदर पाया जा रहा है, तो इससे आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा मिलता है कि केराटिन का कवर बना होने की वजह से ये सेल वाटरप्रूफ हो जाती है, यानी कि इस सेल से होकर के पानी पास नहीं करेगा। जब पानी पार नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये कहां पर पाई जानी चाहिए? ड्राई सरफेसेस पर। तो ये मौजूद होगी आपकी ड्राई सरफेसेस पे, लाइक एज स्किन। अब हमारी स्किन पर प्रेजेंट है, तो आपने इम्यून सिस्टम के अंदर जो बैरियर्स पढ़े हैं उनमें सबसे पहले जो फिजिकल यानी कि एनाटॉमिकल बैरियर्स आते हैं, एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर हम स्किन को काउंट करते हैं। अपर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की वजह से कई सारे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। मतलब आसपास कई सारे पैथोजन हैं, पर जब तक स्ट्रेटम कॉर्नियम रहेगा तो इसको पार करके पैथोजन नहीं जा सकता। तो हमने कहा कि स्किन पर मौजूद है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। न केवल स्किन पर प्रेजेंट है, ये साथ ही साथ एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन भी बनाता है। एनिमल्स में जितना भी एक्सोस्केलेटन है वो इसी का बना होगा। अब एक्सोस्केलेटन में क्या क्या आएगा? तो लाइक एज, जैसे हम बात करें तो बेटा बर्ड के अंदर फेदर्स आ जाते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स के अंदर बात करें तो स्केल्स पाए जाते हैं। हम अपने अंदर अगर देखें तो नेल पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लॉ पाए जाते हैं कुछ कार्निवोर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें इसी से बनी होंगी। अब यहां देखो एनसीईआरटी कौन से एग्जाम्पल की बात करती है? तो एनसीईआरटी केवल इतना कहती है कि ड्राई सरफेस पर होगा, फॉर एग्जाम्पल स्किन।
बाकी एडिशनल एग्जाम्पल है। अब बात आती है नॉन केराटिनाइज्ड की। तो नॉन केराटिनाइज्ड जैसा इसके नाम से समझ में आता है कि इसमें केराटिन होगा या नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, केराटिन इज एब्सेंट। अगर बेटा केराटिन एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल कैसी होनी चाहिए, लिविंग। तो यहां पर जो सेल्स होंगी दीज आर लिविंग, तो ये लिविंग सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। अब ये कहां पर पाया जाता है, तो अब देखिए केराटिन नहीं है तो ये वाटर प्रूफिंग तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां होना चाहिए, मॉइस्ट सरफेसेस पर। अब मॉइस्ट सरफेसेस के अंदर आप यहां पे जैसे आप बात कर सकते हैं लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है। एनसीईआरटी केवल 2 एग्जांपल कोट करती है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। अब बाकी एग्जांपल हम अपने हिसाब से और ऐड करेंगे। तो दूसरे एग्जांपल जो हमने ऐड किए, इसके अंदर हमने कहा कि ईसोफेगस में होगा, ये प्रेजेंट होता है कॉर्निया पर, ये प्रेजेंट होगा वेजाइना पर, और ये प्रेजेंट होगा एनल कैनाल पर। तो इतनी सारी जगहों पर यही नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया पाया जाता है। तो एनसीईआरटी ने क्या क्या कहा, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। हमने क्या जोड़ा, ईसोफेगस, कॉर्निया, वेजाइना और एनल कैनाल। तो हमने कहा इतनी जगह पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद फिर अगला आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का मतलब हुआ कि अपर मोस्ट लेयर की सेल में क्या पाया जाना चाहिए, क्यूबॉइडल एपिथेलिया। इसके 2 एग्जाम्पल की बात की जाती है। एक तो हम कहते हैं डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो पहला क्या कहा, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है इसकी डक्ट में पाया जाता है, और इसके अलावा पैनक्रियास की जो डक्ट है वहां पर मौजूद होगा। तो हमने कहा कि ये डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट इन जगहों पर प्रेजेंट होगा, और ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी कोट करती है कि यहां पर ये पाया जाता है। यानी कंपाउंड एपिथेलियम में एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए हैं, स्किन, ड्राई सरफेस, मॉइस्ट सरफेस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फिर क्या कहा, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर पर, जबकि अपर मोस्ट लेयर की सेल कैसी हो जाए, कॉलमनर। अगर अपर मोस्ट लेयर की सेल्स कॉलमनर होंगी तो अब ये 2 टाइप का हो जाता है। द फर्स्ट वन इज सिलिएटेड, यानी कि फ्री सरफेस पर क्या मौजूद हो, सिलिया, और दूसरा हो जाता है नॉन सिलिएटेड, जबकि फ्री सरफेस पर सिलिया नहीं है। जब अगर फ्री सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट है तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है लैरिंग्स। तो एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, लैरिंग्स। आप देखो याद ऐसे रखेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिलिया पाया जा रहा था, और जो लैरिंग्स है इट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो लैरिंग्स पर भी ये सिलिया मौजूद होंगे। वहीं पर जो नॉन सिलिएटेड है यह आपका प्रेजेंट है इपीग्लॉटिस पर। इपीग्लॉटिस आपको पता है कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड को ट्रैकिया में एंटर करने से रोकती है। तो इपीग्लॉटिस पर नॉन सिलिएटेड है, जबकि लैरिंग्स पर कैसा रहेगा, सिलिएटेड होगा। यहां तक हमने बात की कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कितने टाइप की पाई जाती है और इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया तक हमने बात की, यानी कि हमने सिंपल और कंपाउंड एपिथेलिया को देखा। सिंपल और कंपाउंड के बाद अब अपने को बेटा बात करनी है अबाउट ग्लैंड्स। तो अब जरा बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए, जब आप ग्लैंड्स को देखते हैं तो सबसे पहली बात कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये सब की सब बनी होती हैं एपिथेलिया की। यानी कि अगर मैं कहीं भी किसी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे कहूं कि यहां पे एपिथेलिया नहीं पाया जाता और फिर आपसे कहा जाए कि ग्लैंड की तरह काम करता है, तो नहीं, अगर एपिथेलिया नहीं है तो फिर ये ग्लैंड की तरह काम भी नहीं करेगा। तो हमने कहा कि ग्लैंड्स एपिथेलिया बनाता है। एपिथेलिया आपके पास 2 टाइप का था, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल में आप देखिए सिंगल सेल लेयर थी, जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो डायरेक्टली कहां, ब्लड के अंदर आ गया या बाहर चला गया, जहां भी जाना था। वहीं कंपाउंड में हमने कहा कि 4 से 6 सेल लेयर, इसमें से मान लेते हैं कि तीसरे नंबर की लेयर अगर कुछ मटेरियल सेक्रीट करती है तो इसके तो नीचे भी सेल है और ऊपर भी सेल प्रेजेंट है।
तो यहां से सेक्रेटरी प्रोडक्ट ना तो ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता। मतलब कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्रीशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा क्या? नहीं। कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्रीशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। यानी कि यहां पर जो ग्लैंड्स हैं ये बनी किसकी होती हैं? सिंपल एपिथेलिया की। अब सिंपल एपिथेलिया के आपके पास 3 टाइप थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। हमने सेक्रीशन 2 के फंक्शन में लिया था, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो यानी कि जो सिंपल एपिथेलिया है इसमें से जो सेल है दे शुड बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। सेल या तो क्यूबॉइडल होनी चाहिए या फिर कॉलमनर, तभी ये सेक्रीशन परफॉर्म कर सकती है। अब यहां जो ग्लैंड्स हैं उनको डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका, हम ग्लैंड्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। तो पहला किसके बेसिस पर किया? नंबर ऑफ सेल, कि भाई इस ग्लैंड में नंबर ऑफ सेल क्या है, कितनी सेल्स यहां पर पाई जा रही हैं। अगर हम ग्लैंड्स को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर डिवाइड करें तो ग्लैंड्स के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कहा जाता है यूनिसेलुलर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। तो ये कितने टाइप की हो गई? 2। पहला टाइप कौन सा हुआ? यूनिसेलुलर। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यूनि मतलब एक और सेलुलर यानी कि सेल। तो यूनिसेलुलर कब बनेगा? मान लेते हैं एक हमारे पास टिश्यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेल है। इसमें से सेल नंबर 3 जो है ये सेक्रेटरी फंक्शन रखती है और सेल नंबर 6 जो है ये सेक्रेटरी फंक्शन रखती है। तो अब क्या हुआ? क्या पूरा टिश्यू सेक्रेटरी है? नहीं। क्या टिश्यू सेक्रेटरी नहीं है? नहीं। सेल में कुछ पूरे टिश्यू में कुछ एक सेल्स हैं जो सेक्रेटरी हैं। तो अब यहां पर हम इसको एक ग्लैंड के फॉर्म में काउंट करेंगे और इसको एक ग्लैंड के फॉर्म में काउंट करेंगे। अब ये एग्जांपल किसका हो गया? यूनिसेलुलर का एग्जांपल हुआ। तो हमने कहा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल पहला टाइप कौन सा हुआ? यूनिसेलुलर। यानी कि यहां पर एक सिंगल सेल सेक्रीशन परफॉर्म करेगी, तो पूरा सेक्रीशन कौन कर रहा है? सिंगल सेल ने परफॉर्म किया। यूनिसेलुलर का पहला एग्जांपल आपके पास हो जाता है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल आप जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाई जाती है और गोबलेट सेल का काम क्या होता है? सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। गोबलेट सेल के अलावा आप यहां एग्जांपल में लेंगे बेटा पेनेट सेल। तो और कौन सी सेल ली? पेनेट सेल। आपको याद होगा कि ड्यूडेनम में पाई जाती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में, और यहां से लाइसोजाइम सेक्रीट होता है। तो लाइसोजाइम सेक्रीट करने वाली सेल का नाम क्या है? पेनेट सेल। और म्यूकस सेक्रीट करने वाली गोबलेट सेल। केवल यही 2 एग्जाम्पल है अपनी बॉडी में यूनिसेलुलर ग्लैंड के। यानी कि इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं सारी की सारी मल्टीसेलुलर होती हैं। अब यूनि के बाद दूसरा टाइप आपके पास कौन सा आया? मल्टीसेलुलर। जबकि अगर ग्लैंड में सेल्स का नंबर क्या हो? 1 से ज्यादा। यानी कि यहां पर कहानी ये बनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इस तरीके से 8 सेल हैं और इनमें से हर सेल सेक्रेटरी फंक्शन रखती है, हर सेल सेक्रीशन कर रही है। तो जितना भी सेक्रीशन है वो रिलीज होकर यहां पे आ रहा है। तो अब ये जो ग्लैंड बनी इसे क्या कहा जाएगा? मल्टीसेलुलर कहेंगे। वहां पर भी क्या था? सेल्स में सेक्रेटरी फंक्शन था, पर ये सेल क्या थी? स्कैटर्ड थी। जबकि यहां पे क्या हुआ है? सारी सेल एक साथ इकट्ठी हो गई, तो आपने इसे कहा मल्टीसेलुलर ग्लैंड। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड का वैसे एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है सलाइवरी ग्लैंड। तो एनसीईआरटी ने बेटा एग्जांपल क्या लिया है? सलाइवरी ग्लैंड। पर हमें इसका कोई एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए गोबलेट और पेनेट सेल को छोड़ करके बाकी आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंडुलर सेल्स होंगी या जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी एग्जांपल होगा मल्टी का। यानी कि हम सिर्फ एग्जांपल किसका याद कर ले? यूनि का। बाकी जितने बचे वो सारी कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। तो हमने कहा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल ग्लैंड्स 2 टाइप की हैं, यूनि और मल्टी। नंबर ऑफ सेल के बाद फिर यहां पर अगला आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइट ऑफ सेक्रीशन। तो अपन ने कहा अगला हो जाएगा बेस्ड ऑन साइट ऑफ सेक्रीशन।
यानी कि ग्लैंड अपना सेक्रीशन रिलीज कहां करती है, उसके बेसिस पर हम ग्लैंड को डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन साइट ऑफ सेक्रीशन हम ग्लैंड को डिवाइड करते हैं दो टाइप में। पहला टाइप इसका कहा जाता है एक्टोक्राइन, पहले टाइप का नाम क्या है, एक्टोक्राइन, और दूसरा कहा जाता है एंडोक्राइन। अब ये एक्टो और एंडोक्राइन कहे कैसे जाते हैं, वो बेसिस एक बार अपने को समझने की जरूरत है कि एक्टोक्राइन का मतलब क्या है और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। तो एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन होते क्या है, उसको जरा एक बार अपन समझेंगे। देखिए, यहां पर मैं मान लेता हूं हमारे पास एक एनिमल है और एनिमल की जो बॉडी है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे कि मान लो ये बेटा एक एनिमल की बॉडी हो गई, ठीक। अब जो एनिमल की बॉडी है इसमें यहां पर ये आपकी हो गई इसकी एलिमेंट्री कैनाल, डन। अब यहां पर आप देखें बाहर क्या क्या माना जाता है, कौन कौन सी जगहों को बाहर कहते हैं। तो ये स्किन से बाहर की जो जगह है इसको कहा जाता है कि ये बॉडी से बाहर है, और बॉडी से बाहर कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का जो ल्यूमेन है उसको भी हम क्या मानते हैं, बाहर। अब यहां पर मैं ले लेता हूं कि मान लेते हैं कि एक ग्लैंड है आपके पास जिसका नाम है ए, ठीक। ए का सेक्रीशन यहीं पर रिलीज हो जाता है। एक ग्लैंड है आपके पास बी, बी का सेक्रीशन यहां जाता है, और एक ग्लैंड है सी जिसका सेक्रीशन यहां जाता है। तो बॉडी में सेक्रीशन किसका रहा, ए का, जबकि बी और सी का सेक्रीशन कहां गया, बाहर। बॉडी में सेक्रीशन किसका रहा, ए का, बी और सी का सेक्रीशन कहां गया, बाहर। तो यानी कि ए को हमें क्या मानना चाहिए, एंडोक्राइन, और बी को क्या मानना चाहिए, एक्टोक्राइन। अब जरा देखें, ए का सेक्रीशन क्योंकि यही बॉडी में ही रह जाना है, तो ए तो सिंपली क्या करेगा कि इसके आसपास जो फ्लूइड भरा है ना, ये डायरेक्टली अपने सेक्रीशन को इस फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देगा। यानी कि ए ने अपने सेक्रीशन को रिलीज किया उस फ्लूइड में जो कि इस ग्लैंड को क्या कर रहा था, बाथ कर रहा था, उसके अंदर रिलीज कर दिया। वहीं पर जो बी और सी है उसमें आप देखें ग्लैंड लोकेटेड है बॉडी के अंदर, सेक्रीशन कहां जाना है, बाहर। मतलब ग्लैंड है यहां, सेक्रीशन जाना है वहां। तो अब क्या होगा कि सेक्रीशन को वहां तक लेकर के कौन जाएगा, डक्ट। यानी कि इन दोनों मामलों में डक्ट पाई जाएगी, जबकि ए के मामले में डक्ट नहीं होती है। तो हमने कहा कि जो एक्टोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर डक्ट बेटा प्रेजेंट या एब्सेंट, तो हमने कहा कि इसके केस में डक्ट पाई जाती है, जबकि वहीं एंडोक्राइन में हमने कहा कि डक्ट यहां पर एब्सेंट होगी। तो एंडोक्राइन के अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, जबकि एक्टोक्राइन के अंदर डक्ट विल बी प्रेजेंट। तो डक्ट पाई कहां जाती है, एक्टोक्राइन में, एंडोक्राइन के अंदर डक्ट एब्सेंट होगी। अब ये जो एंडोक्राइन है ये रिलीज करता है सेक्रीटरी प्रोडक्ट को, सो इट रिलीज सेक्रीटरी प्रोडक्ट इन फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। किसके अंदर रिलीज किया, फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। यहां देखिए, हम कई बार गलती से इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि सेक्रीशन ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं होती। हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड कभी भी बॉडी के ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है। ब्लड कभी बॉडी के डायरेक्ट ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो भी बॉडी का ऑर्गन है, इस ऑर्गन के आसपास फ्लूइड मौजूद होगा जिसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये जो भी सेक्रीटरी प्रोडक्ट है वो टिश्यू फ्लूइड में रिलीज किया जाता है। टिश्यू फ्लूइड से सेक्रीशन पहुंचता है लिम्फ के पास, और लिम्फ इसे ले जाकर के ड्रेन कर देता है ब्लड के पास। यानी कि अल्टीमेटली जाना तो ब्लड में है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि ब्लड में जाता है तो बात पूरी तरह गलत नहीं है, पर ज्यादा बेहतर है जैसे एनसीईआरटी कहती है कि सेक्रीशन रिलीज किया जाता है इन द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो ग्लैंड के आसपास जो फ्लूइड है वहां सेक्रीशन रिलीज किया जाता है, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज किया जाता है। जबकि वहीं एक्टोक्राइन में हमने देखा कि यहां पर जो सेक्रीशन है, ये सेक्रीशन
रिलीज होता है एट बॉडी सरफेस, या तो कहां पर, बॉडी सरफेस पर गया, या बॉडी सरफेस के अलावा ये गया ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, तो बॉडी सरफेस या ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सेक्रीशन पहुंचेगा किसके थ्रू, तो हमने कहा कि बाई डक्ट, तो डक्ट के थ्रू जाता है। ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एक्टोक्राइन कहते हैं। अब जो एक्टोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, इनसे क्या क्या सेक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है वो हमें याद रखना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होता है हार्मोन, ध्यान रखेंगे इसका सेक्रीटरी प्रोडक्ट क्या कहा जाता है, हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, जबकि वहीं पर एक्टोक्राइन ग्लैंड से देखो अब क्या क्या रिलीज होगा। तो पहले हम यहां पे क्या स्वेट ले सकते हैं, बॉडी सरफेस पे जाएगा ना, वैक्स ले सकते हैं, ईयर वैक्स, सीबम हम ले सकते हैं यानी कि ऑयली सेक्रीशन, हम यहां डाइजेस्टिव एंजाइम ले सकते हैं क्योंकि कहां जाने हैं, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में, तो हमने कहा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या हम यहां पर रख सकते हैं ऑयल को, क्या हम यहां रख सकते हैं मिल्क, और क्या हम यहां पर रख सकते हैं टीयर्स, क्या हम यहां रख दें सलाइवा। ये सारे सेक्रीशन जो है ये कौन सी ग्लैंड से आते हैं, एक्टोक्राइन। यानी कि आपको याद सिर्फ क्या रखना है कि केवल किसे छोड़ देना, हार्मोन को, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कौन सेक्रीट करता है, एक्टोक्राइन। मतलब कि आपको एक्टोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या सेक्रीट होता है उसकी एक लिस्ट दी जाए और उसमें पूछा जाए इनमें से कितने सेक्रीट होते हैं, तो तुम्हें उस पूरी लिस्ट में से ढूंढना क्या है, हार्मोन। हार्मोन को काट देना, हार्मोन को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हैं वो सबको सेक्रीट कौन करता है, एक्टोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करती है। तो एनसीईआरटी ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो दो में किया, एक्टो और एंडो। एंडो की लिस्ट आपको पता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी जितने बच्चे वो सारी कैसे, एक्टोक्राइन। अब देखिए कुछ एक ग्लैंड ऐसी होती हैं जो कि पार्शियली एक्टोक्राइन होंगी और पार्शियली एंडोक्राइन है। ऐसी ग्लैंड जो कि पार्शियली यानी कि जिसका कुछ पार्ट एक्टोक्राइन हो और कुछ पार्ट एंडोक्राइन हो, तो ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन। क्या कहा जाएगा, मिक्सोक्राइन कहेंगे, या मिक्सोक्राइन के अलावा दूसरा नाम क्या होगा, हेटेरोक्राइन कहेंगे। अब ये जो मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलता है पैनक्रियास। अब देखिए पैनक्रियास में आप जानते हैं कि दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं। एक पैनक्रियास का पार्ट कहा जाता है एसाइनी और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो एक पार्ट का नाम एसाइनी और दूसरा पार्ट क्या कहा जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। तो यहां पर बेटा जो एसाइनी वाला पार्ट है ये कैसा पार्ट हो जाता है, एक्टोक्राइन। एसाइनी वाला पार्ट एक्टोक्राइन है। क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां रिलीज किया जाएगा, ड्यूडेनम में। वहीं पर एंडोक्राइन पार्ट का नाम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आप जानते हैं कि इसमें अल्फा सेल होती है और बीटा सेल होती है। अल्फा से क्या आता है, ग्लूकागॉन, बीटा से क्या आता है, इंसुलिन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कहा कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटली एक डॉग की पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर दिया, बांध दिया, तो उस केस में पैनक्रियास का कौन सा फंक्शन अफेक्ट होगा, एक्टोक्राइन, एंडोक्राइन या दोनों। कौन सा अफेक्ट होगा, एक्टोक्राइन फंक्शन। यहां पे ध्यान रखें हार्मोन डायरेक्टली कहां जाने हैं, ब्लड के अंदर। तो पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लड लेकर के नहीं जा रही होती है, उससे क्या जाना है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस किसने सेक्रीट किया, एसाइनी ने। तो कौन सा फंक्शन अफेक्ट होगा, एक्टोक्राइन फंक्शन, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपने को क्या ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ जाते हैं। फटाफट इसको लिखो, फिर अपन यही साथ में बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बोर्ड वाला लिख दिया, कंप्लीट करो जल्दी। हाँ, चाहे एक्टो कहें या एक्सो कहें, दोनों मतलब सेम।
वो मैंने ये कहा था कि अगर कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसमें एनसीईआरटी ने कहा था कि ये मल्टी लेयर्ड है, इसलिए इट हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर यहाँ पे कई सारी लेयर है, उनमें से मान लो लेयर नंबर 2 सेक्रीशन करना चाहे तो इसके नीचे लेयर नंबर 3 और 1 दोनों हैं, सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो इसका सेक्रीशन जाएगा कहाँ? तो इसीलिए सेक्रीशन कौन करेगा? यूनिलेयर्ड। क्या बेटा? यहां पैनक्रियास के नीचे इधर एसाइनी और इधर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा और बीटा सेल। लाओ 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 जल्दी। बेटा तुम्हें ही पता है, हाँ तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं। और कोई है? नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी बता देना मुझे। अब जब क्लास खत्म हो जाए तो यहां से अपना फोन उठा लेना। ओ तुम तो कार्ड भी रखे हो यार। पिन विन भी बता दो इसकी। हाँ, लिवर एक्सोक्राइन है। हालांकि लिवर से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह आते हैं, पर लार्जली हम लिवर को एक्सोक्राइन में ही काउंट करते हैं। आगे बढ़े? क्या बता, तुम लोगों ने स्पीड एकदम स्लो कर दी है। ध्यान देंगे, देखिए जैसे हमने कहा कि हम ग्लैंड को एक्टो और एक्सोक्राइन में डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से एक और क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेक्रीशन। ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होगा बेटा? मोड ऑफ सेक्रीशन। कि ग्लैंड अपना सेक्रीशन रिलीज कैसे करती है, उसके बेसिस पर भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो मोड ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इस क्लासिफिकेशन में आप देखें हमने यहां पर माना कि हमारे पास जो ग्लैंड है उसकी सेल ये है, ये ग्लैंड की सेल है और सेल के पास ये अपना न्यूक्लियस है। ग्लैंड ने सेक्रीटरी प्रोडक्ट बनाया, जो सेक्रीटरी प्रोडक्ट इस ग्लैंड के अंदर बना, वो सेक्रीटरी प्रोडक्ट यहां ग्लैंड के अंदर भर गया। तो अभी सेक्रीटरी प्रोडक्ट कहां मौजूद है? सेल के अंदर है। अब यहां से क्या क्या हो सकता है? तो पहली सिचुएशन आती है कि ये जो ग्लैंड है या जो सेल है, वो सेल इंटैक्ट रहे, सेल को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेक्रीटरी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली छोटे थे, तो ये मॉलिक्यूल छोटे होने की वजह से यहां से आसानी से कहां चले गए? बाहर। दूसरी कंडीशन आती है कि अब मान लेते हैं कि जो सेक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये सेक्रीटरी प्रोडक्ट यहां पर क्या हुआ कि सेल ये रही, सेल के एपिकल पार्ट में इकट्ठा हुआ, इसकी वजह से सेल का एपिकल पार्ट ब्रेक ऑफ हुआ, यानी कि टूटा। और एपिकल पार्ट के टूटने पर जितना भी आपका सेक्रीटरी प्रोडक्ट था, वो पूरा सेक्रीटरी प्रोडक्ट यहां इसके अंदर भर गया था और यहां से अब ये सेक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अब एक तीसरी सिचुएशन आती है कि अगर ये सेक्रीटरी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल काफी ज्यादा बड़े हो और इन मॉलिक्यूल के बड़े होने की वजह से इनका ऐसे रिलीज पॉसिबल ना हो, उस केस में क्या होगा कि जो सेक्रीटरी सेल है वो सेल खुद ही टूट जाती है, और जब सेल यहां पर ब्रेक ऑफ होगी तो इसके ब्रेक ऑफ होने पर इस सेल से सेक्रीटरी प्रोडक्ट कहां चला जाएगा? बाहर। तो अब देखो सेक्रीटरी प्रोडक्ट कहां आ गया? बाहर आ गया। तो हमारे पास तीन सिचुएशन आई। पहली सिचुएशन जिसके अंदर हमने देखा कि ओनली सेक्रीटरी प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, केवल क्या रिलीज हुआ बेटा? सेक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हुआ। तो पहली कंडीशन आई जबकि केवल सेक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता हो। दूसरी कंडीशन, एपिकल पार्ट ऑफ सेल हैविंग सेक्रीटरी प्रोडक्ट, तो सेक्रीटरी प्रोडक्ट कहां गया था? एपिकल पार्ट में। तो कंटेनिंग सेक्रीटरी प्रोडक्ट ये ब्रेक ऑफ हो जाए, सो इट
ब्रेक्स ऑफ, तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट कहा गया था एपिकल पार्ट में, और केवल एपिकल पार्ट यहां ब्रेक ऑफ हुआ। अगली कंडीशन आती है कि एंटायर सेल ब्रेक्स ऑफ, पूरी सेल ही टूट गई, टू रिलीज सेक्रेटरी प्रोडक्ट। तो यहां पर बेटा सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए पूरी जो सेल है यही ब्रेक ऑफ हो जाती है या टूट जाती है, तो ये कंडीशन है। तो तीन अलग अलग सिचुएशन हुई। पहली जो सिचुएशन है इसमें इस ग्लैंड को हम बेटा नाम देते हैं मीरोक्राइन। क्या कहा जाता है इसे? मीरोक्राइन कहा जाता है। और यहां पर जो मियर वर्ड है उसका मतलब है ओनली। मियर का मतलब ओनली, केवल क्या रिलीज हुआ? सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज हुआ। अगली कंडीशन, इसे कहा जाता है एपोक्राइन। आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि एपो वर्ड का मतलब क्या है? एपिकल। तो क्योंकि एपिकल पार्ट ब्रेक ऑफ हुआ है इसलिए आपने एपोक्राइन कहा है। और तीसरी कंडीशन, जबकि इसे कहा जाता है होलोक्राइन, और होलोक्राइन कंडीशन में क्या होता है कि होल यानी कि होलो। तो अब क्या हुआ? पूरी सेल ब्रेक ऑफ हो गई। अब बात आती है कि इनके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप सबसे पहले देखें, मीरोक्राइन के एग्जाम्पल में आप लेते हैं स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। टीयर ग्लैंड है, मतलब कि इनके जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं उसके मॉलिक्यूल काफी छोटे होते हैं तो आराम से रिलीज हो जाते हैं। एपोक्राइन वाली कैटेगरी में आप एग्जाम्पल में रखते हैं मेमरी ग्लैंड, यानी कि मिल्क सेक्रीट करने वाली मेमरी ग्लैंड। ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाती है? तो हमने कहा कि आ जाएंगी एपोक्राइन में। और होलोक्राइन के अंदर यहां एग्जाम्पल में आप रख देते हो बेटा सिबेशियस ग्लैंड। तो यहां पर किसे रखा? सिबेशियस ग्लैंड्स को रख दिया गया। और सिबेशियस ग्लैंड से क्या सेक्रीट होता है? ऑयली सेक्रीशन आता है। तो ऑयली सेक्रीशन करने वाली सिबेशियस ग्लैंड इस कैटेगरी के अंदर आई। ध्यान रखें, ये जो क्लासिफिकेशन है ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, तो बहुत ज्यादा इसके पूछे जाने के चांसेस नहीं है। उधर वाले जो दोनों क्लासिफिकेशन है वो एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, तो ये वाली क्लासिफिकेशन पूछने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो हमने कहा कि ग्लैंड को हम तीन अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास डिवाइड करने का तरीका क्या था? हमने नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया। अगला था हमने साइट ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पर डिवाइड किया। और थर्ड हमारे पास क्या आया? हमने मोड ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पर डिवाइड किया। एक बार इसके बारे में लिखें और फिर हम तुरंत बात करते हैं अबाउट सेल जंक्शन। तो देखिए, सेल जंक्शंस की जब बात आती है, सेल जंक्शन का मतलब हुआ जहां पे दो सेल्स आपस में जुड़े, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल जंक्शन कहेंगे। अब ये जो सेल जंक्शन है ये बनते कैसे हैं, क्या है? तो एनसीईआरटी कहती है कि एपिथेलियल टिश्यू में, एनसीईआरटी ने कहा सबसे पहले कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ होती है बाई लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो हमने कहा कि सेल्स को एक साथ कौन रखता है? तो बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ही है
जो कि सेल को एक साथ बनाए रखता है, सेल को एक साथ जोड़ करके रखता है। यानी कि यहां जो बात कही जा रही है उसको आप समझेंगे। पहली कंडीशन हुई, हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा था सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं। तो क्लोजली पैक्ड है इसका मतलब है सेल क्या है, पास पास। और दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर। पहले वाले केस में जबकि सेल्स एक दूसरे के पास पास लोकेटेड हैं, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स केवल इतनी जगह पे ही हो सकता है ना, बहुत थोड़ा सा ही होगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। वहीं पर यहां आप देखें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कंपैटिबली क्या रहेगा, ज्यादा। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहां कंपैटिबली क्या है, ज्यादा। कुछ कहानी हम ऐसे मानते हैं कि हमारे घर की दीवार बननी है, दो अलग अलग मिस्त्री हैं। पहला है जो कि ईंटों को बहुत ज्यादा पास पास रखता है, बीच में सीमेंट बहुत कम यूज करता है। दूसरा है जिसने ईंटों को सफिशिएंट दूरी पे रखा है, बीच में सीमेंट ठीक से यूज किया है। तो ये वाली ईंट को तो बीच का सीमेंट है वो अच्छे से जोड़ देगा, जोड़ेगा ना। जबकि यहां क्योंकि सीमेंट बहुत कम है तो ये वाली ईंट अच्छे से नहीं जोड़ी जा सकती। ये कहां होता है, एपिथेलियल टिश्यू में। सेल्स एक दूसरे के पास पास हैं, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या है, कम। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन सेल्स को अब नहीं जोड़ पाएगा। जब अगर नहीं जोड़ पाएगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जानी चाहिए जो कि इन सेल्स को आपस में जोड़े। तो इन सेल्स को आपस में जोड़ेगा कौन, सेल जंक्शन। इन सेल्स को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, सेल जंक्शन इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमने कहा कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करना काम किसका है, सेल जंक्शन का। अब यहां जो सेल जंक्शन है इसके बारे में आप देखें, ये पाए जाते हैं सारे टिश्यूज के अंदर, प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू। जितने भी टिश्यूज हैं सारे टिश्यूज के अंदर सेल जंक्शन पाए जाते हैं, पर ये ज्यादा कॉमन होते हैं कहां पर, एपिथेलियल टिश्यू में। तो मोर कॉमन इन एपिथेलियल टिश्यू। तो ज्यादा कॉमनली कहां मौजूद होंगे, एपिथेलिया में। यानी कि पहला मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि सेल जंक्शन कहां पाया जाता है। ऑप्शन 1 है आपका एपिथेलियल टिश्यू, 2 है कनेक्टिव टिश्यू, 3 है मस्कुलर टिश्यू और 4 है ऑल ऑफ दीज, ऑल। अगर ऑप्शन 4 हो जाए न्यूरल टिश्यू तो फिर अपना आंसर क्या आ जाएगा, एपिथेलिया। ध्यान रखेंगे अगर ऑल कहा जाए तो एनसीईआरटी ने हमसे कहा है कि सारे टिश्यूज में पाया जाता है, तो ऑल हो गया। पर सबसे कॉमनली कहां है, एपिथेलिया में। तो फिर हम इन चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट किसे करेंगे, एपिथेलिया को सिलेक्ट करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। अब यहां जो सेल जंक्शन है वो होते कितने टाइप के हैं, तो सेल जंक्शन के एनसीईआरटी कहती है कि 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप है सेल जंक्शन के बेटा, 3 टाइप्स हैं। तो पहले हम वही 3 टाइप समझेंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी बात करती है कि वो 3 टाइप के सेल जंक्शंस कौन कौन से हैं, और इस चीज को हम एक डायग्राम से समझेंगे। एज ऑफ नाउ हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल ये है बेटा, इधर का जो रीजन है ये एक सेल है और इधर का जो रीजन है वो दूसरी सेल है। पहले क्या हुआ कि दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो एक दूसरे के एकदम पास पास में आई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक दूसरे के पास पास आने की वजह से यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, आपस में लगभग फ्यूज हो गई। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आपस में एकदम फ्यूज हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनी इसको हमने क्या कहा, टाइट जंक्शन। क्या कहा गया, टाइट जंक्शन कहा। तो टाइट जंक्शन के बारे में पहली चीज हमें दिखी कि यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्यूज हो जाती है। तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज। दूसरा एनसीईआरटी कहती है कि ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। तो अक्रॉस द टिश्यू सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रिवेंट करना, ये काम कौन कर रहा होता है बेटा, तो अपन ने कहा टाइट जंक्शन। ये काम करता कैसे है इसको समझते हैं। तो आपने शायद सेल बायोलॉजी पढ़ ली है, तो आपको पता है कि जो सेल बायो नहीं पढ़ी अभी,
पढ़ ली ना। देखिए, तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर कई सारे आयन चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और इन्हीं के थ्रू सेल से बाहर और अंदर सब्सटेंसेस आते जाते हैं। तो अभी मैंने माना कि हमारे पास एक सेल ये है, और ये जो सेल है इसके अंदर जो भी आयन चैनल्स हैं, पंप वगैरह हैं या कैरियर प्रोटीन है, मैंने उसको ऐसे करके डिनोट कर दिया कि यहां पर मौजूद है। यानी कि सेल में किसी भी सब्सटेंस को अगर आना या जाना है तो वो इन्हीं से होकर के जा सकता है। अब जब यहां टाइट जंक्शन बनेगा तो टाइट जंक्शन बनने के टाइम पर क्या होगा, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फ्यूज किया तो ये फ्यूजन कुछ ऐसा रहा कि यहां पर एक सेल के जितने भी कैरियर्स थे, एक सेल में जितनी भी चैनल प्रोटीन्स पाई जा रही थी, उनको दूसरे सेल ने क्या कर दिया, ब्लॉक, और दूसरे वाले सेल में जो था उसे पहले वाले ने ब्लॉक कर दिया। अब क्या इस सेल से कोई भी सब्सटेंस यहां जा पाएगा? नहीं, अब कोई भी सब्सटेंस इधर नहीं जा सकता। तो क्या किया हमने, लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस को प्रिवेंट किया। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, अक्रॉस द टिश्यू, बिटवीन सेल नहीं कहा, क्या कहा है, अक्रॉस द टिश्यू। अब मैं मान लेता हूं कि इसी तरीके से हमारे पास जो टिश्यू था, इस टिश्यू के अंदर मान लेते हैं कि 5 सेल थी। कितनी सेल थी? 5। ये ऐसे ही आपस में जुड़ती चली गई। जब ये आपस में जुड़ी तो क्या कोई सब्सटेंस यहां से डिफ्यूज होके या लीक होके यहां तक जा सकता है? नहीं। तो अब ये प्रिवेंट कहां कर रहा है, अक्रॉस द टिश्यू, कि पूरे टिश्यू में कोई भी सब्सटेंस यहां से लीक होकर ये इस तरीके से फ्लो करके नहीं जाएगा। तो अक्रॉस द टिश्यू सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रिवेंट करना, ये काम कौन करता है, टाइट जंक्शन ने किया। टाइट जंक्शन पे क्या हुआ, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई। अब टाइट के बाद अगली टाइप का जंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं अधेरिंग जंक्शन। क्या कहा जाता है, अधेरिंग जंक्शन। अडहेशन वर्ड का मतलब होता है चिपकाना, ठीक। अब चिपकाना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये डस्टर है, ठीक, इस डस्टर में ये हरा वाला पार्ट है और ये पीला वाला पार्ट है। क्या ये पैदा होते ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे? नहीं ना। बाद में हमने क्या किया, फेविकोल लगा के दोनों को जोड़ा। तो फेविकोल ने क्या किया, दोनों के बीच में सीमेंटिंग फंक्शन परफॉर्म किया ना, इसी की वजह से ये आपस में जुड़ा। अगर वो फेविकोल नहीं होता तो क्या ये आपस में जुड़ते? नहीं। जैसे मान लो आपके पास ये डस्टर है, हरा वाला पार्ट इसमें भी है, यहां पीला वाला है, मैं दोनों को साथ रख देता हूं, क्या जुड़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी यह सीमेंटिंग परफॉर्म किसी ने की ही नहीं। तो अब यहां जो आपका अधेरिंग जंक्शन है, जो कि टर्म आती है अडहेशन वर्ड से, तो अधेरिंग जंक्शन कैसे काम करता है, तो इसके लिए आप देखें, आपके पास यहां पर क्या हुआ कि ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा आ गई यहां पर, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई, और हमारे पास जो दूसरी सेल थी, इस दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई ये। अब देखिए, क्या दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में चिपकी हुई है? नहीं, पर हमें इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ना है। तो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए यहां पे कुछ प्रोटीन्स आई। एक प्रोटीन ये आई, इसने यहां एक नॉब बना दी, इससे एक प्रोटीन आई, इसने एक नॉब बना दी। ये जो प्रोटीन्स हैं, दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ है। तो हमने क्या कहा, ये प्रोटीन कैसी है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ने इनको आपस में जोड़ा है। यहां जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, दे आर लाइक एज केराटिन। तो हमने कहा ये बेटा केराटिन लाइक प्रोटीन्स हैं, और ये कैसी है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ना। तो हमने कहा कि केराटिन लाइक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि इसे आपस में जोड़ती हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होती तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ पाते? कभी नहीं। पर अभी देखें, अगर आप इसे खींचने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये प्रोटीन खींचेगी, तो प्रोटीन खींचते ही यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितनी जगह में प्रोटीन एम्बेडेड है या धसी हुई है, उतनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी और ये प्रोटीन निकल के बाहर भाग जाएगी, बाहर भागेगी ना। अब हमें क्या करना है, इस प्रोटीन को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक प्रोटीन और लगाई, या प्रोटीन की हमने एक प्लेट लगा दी।
यहां पे अपन ने क्या किया बेटा, एक प्रोटीन की प्लेट हमने इधर लगाई और ऐसे ही हमने एक प्रोटीन प्लेट यहां पे लगा दी। ये जो प्रोटीन प्लेट हमने लगाई इसको हमने कहा कि ये है साहब प्रोटीन प्लेक। तो ये बेटा यहां पर क्या हो गया, ये प्रोटीन प्लेक। अब देखें प्रोटीन प्लेक से फायदा क्या मिला, तो फायदा ये मिला कि जितना जो फोर्स अप्लाई होना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक जगह पर, वो फोर्स अब क्या हुआ, इतनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि एक जगह उस फोर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये जंक्शन और भी मजबूत बन जाए, तो इस जंक्शन को और मजबूत बनाने का हमारे पास तरीका ये है कि हम यहां पर क्या करेंगे कि हमने यहां से कुछ फाइब्रिल जोड़े, जिन फाइब्रिल्स को कहा जाता है टोनोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोफाइब्रिल। और ये टोनोफाइब्रिल जाकर के इधर जुड़ जाएंगे साइटोस्केलेटन के साथ। एनिमल सेल में सबसे मजबूत जो संरचना होती है वो क्या है, साइटोस्केलेटन है। तो यहां जो टोनोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं, ये टोनोफाइब्रिल जाके किससे जुड़े, साइटोस्केलेटन के साथ। तो हमने कहा कि ये यहां पर क्या मौजूद है, टोनोफाइब्रिल है। तो इनके पाए जाने की वजह से अब आप देखें, अगर ये टोनोफाइब्रिल, प्रोटीन प्लेक और केराटिन लाइक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ना होती तो उस केस में क्या ये सेल्स आपस में जुड़ती, नहीं। तो ये जो जंक्शन बना, इस जंक्शन को बेटा हम नाम क्या देते हैं, अधेरिंग जंक्शन। क्या कहा जाता है, अधेरिंग जंक्शन कहा जाता है। अधेरिंग जंक्शन का एक और नाम होता है डेस्मोसोम। इसका एक और नाम होता है मैक्युला अधेरेंस। तो एक और नाम क्या है, मैक्युला अधेरेंस। हालांकि कुछ पुराने क्वेश्चंस में ही आपको ये डेस्मोसोम या मैक्युला अधेरेंस टर्म मिलेंगी। ज्यादातर जितने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वहां अधेरिंग जंक्शन टर्म ही यूज की जाती है। ये जो अधेरिंग जंक्शन है ये कर क्या रहा है, तो हमने कहा कि इट परफॉर्म सीमेंटिंग। इसने परफॉर्म क्या किया, सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो इसने क्या किया बेटा, नेबरिंग सेल्स यानी कि पास पास वाली जो सेल्स थी, इन पास पास वाली सेल्स को एक साथ जोड़ करके रखा। तो इन सेल्स को आपस में जोड़ना, इसके लिए सीमेंटिंग परफॉर्म करना काम किसका था, अधेरिंग जंक्शन का काम था। तो तीसरे टाइप का जंक्शन आपके पास कौन सा हुआ, अधेरिंग। अधेरिंग जंक्शन की बाद अब देखिए अगला जंक्शन आता है, और इस जंक्शन में क्या होगा कि अब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ, कुछ गैप मौजूद है। ऐसे ही यहां जो दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गैप पाए जा रहे हैं। अब यहां देखिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ भी गैप हुए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ भी गैप हुए, तो हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद अपने आप को रिपेयर करना जानती है। तो अगर आपने वहां पे छेद बनाए भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को रिपेयर कर देगी। क्या हम चाहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को रिपेयर करे, नहीं, क्योंकि रिपेयर करते ही ये जो गैप है ये खत्म हो जाएंगे। तो ये रिपेयर खुद को न कर पाए, इस काम के लिए हमने यहां पर क्या किया कि कुछ हमने ऐसे प्रोटीन्स लगा दी, जो प्रोटीन्स हॉलो हैं और सिलिंड्रिकल हैं। जो प्रोटीन हमने यहां पर लगाई, ये प्रोटीन कैसी है, हॉलो है, और सिलिंड्रिकल प्रोटीन्स यहां पर मौजूद हैं। तो हमने कहा कि यहां पर वी यूज्ड सम हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन्स। तो हमने यूज क्या कर दिया, हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन्स हमने यूज की। और ये जो हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन्स हमने यूज की, इन प्रोटीन्स का नाम है कनेक्सिन। तो इनको नाम क्या दिया हमने बेटा, कनेक्सिन नाम दिया। तो कनेक्सिन प्रोटीन के थ्रू ये आपस में जुड़ गए। अब यहां जो ये जंक्शन आपका बना, इस जंक्शन का नाम क्या है, गैप जंक्शन। क्या कहा जाता है इसको, गैप जंक्शन कहा जाता है। तो यहां इस जंक्शन को हमने नाम क्या दे दिया, गैप जंक्शन नाम दिया। और ये जो गैप जंक्शन है, इसने क्या काम किया कि पहली बात तो आप देखिए, गैप जंक्शन पर दोनों सेल का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ गया। भाई यहां से होकर के इसका साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में है, इसका साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में है। मुंह धो के आओ।
यहां पे क्या हुआ, इसका साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में और इसका साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, किसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है बेटा, एडजॉइनिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको आपस में जोड़ देता है, उसको आपस में कनेक्ट कर देता है। तो एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ना काम किसका है, गैप जंक्शन का। और यही गैप जंक्शन क्या कर रहा है, तो ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर को अलाउ करता है, इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो जाने देता है। यह काम किसका था, गैप जंक्शन का काम था। अब देखिए एनसीईआरटी यहां पर कहती है कि जो सेल जंक्शन है, एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल जंक्शन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। तो सेल जंक्शन ने प्रोवाइड किया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक किस किस के बीच, बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि दो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक करना, ये काम किसका था, सेल जंक्शन का काम था। अब देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया। तो हमने पहला क्या कहा, स्ट्रक्चरल लिंक। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरली सेल्स को आपस में जोड़ना। क्या टाइट जंक्शन ने जोड़ा, यस, अधेरिंग ने, यस, और गैप जंक्शन ने भी जोड़ दिया, तीनों ने जोड़ा ना। यानी कि स्ट्रक्चरल लिंक वाज प्रोवाइडेड बाय टाइट, अधेरिंग एंड गैप। देखो अगर तीनों टाइप के सेल जंक्शन के नाम याद रखने हो तो टैग याद कर लो, कौन कौन सा हो गया, टाइट, अधेरिंग और गैप। वहीं पर फंक्शनल लिंक, यानी कि फंक्शनली सेल्स आपस में जुड़ी हो, इस काम को इंश्योर करना, ये काम केवल किसने किया, गैप जंक्शन ने। बाकी जगह फंक्शनली नहीं जुड़ी थी। जब अगर सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, सेल्स को आपस में मैसेजेस कन्वे करने हैं, तो मैसेजेस मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाएंगे और इन मॉलिक्यूल को यहां से भेजना काम किसका है, गैप जंक्शन का। तो एनसीईआरटी ने हमको ये 3 टाइप के सेल जंक्शन दिए थे। इसके अलावा एक चौथे टाइप का सेल जंक्शन और होता है जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, और इसका नाम होता है इंटरडिजिटेशन। तो अब देखिए ये जो यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या करती है, कुछ फिंगर लाइक फोल्ड बना देती है। इस सेल मेम्ब्रेन ने क्या बनाया, फिंगर लाइक फोल्ड। ये जो फिंगर लाइक फोल्ड है, इनमें आकर के दूसरी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन भी यही फिंगर लाइक फोल्ड बनाती है और वो यहां पर आकर के अटैच हो जाती है। जब ये अटैच होगी तब जो स्ट्रक्चर बनी वो कुछ ऐसी बनी। आप देखिए हाथ की फिंगर्स को अपन फिंगर कहते हैं, पैर में हम टोज कहते हैं। जब फिंगर और टोज को मिला करके बात करते हैं तो डिजिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिजिट। यहां क्या हो रहा है, इंटर डिजिटेशन। डिजिट्स एक दूसरे के बीच में फंसी हुई है, तो जो स्ट्रक्चर बनी आपने उसे नाम क्या दिया, इंटर डिजिटेशन नाम दिया। पर एनसीईआरटी आपको कितने सेल जंक्शन बताती है, 3। सबसे पहले टाइट पे क्या किया हमने, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, हमने यहां प्रिवेंट किया लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द टिश्यू। अधेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन पे साइटोप्लाज्म को कनेक्ट किया, हमने यहां पर आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को अलाउ किया। फिर हमने यहां पर कहा कि अगला जंक्शन कौन सा बना, इंटरडिजिटेशन, जहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी जिन्होंने 2 सेल्स को आपस में जोड़ दिया। तो इतने तरीके के सेल जंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग टिश्यू के अंदर। आप ध्यान रखें सेल जंक्शन भी सारे टिश्यूज के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक एस अगर आप ब्लड के बारे में बात करेंगे तो आपको ब्लड के अंदर कोई भी सेल जंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर सारी सेल्स अलग अलग फ्लो करती हैं। तो इसीलिए
जब बात आई कि क्या सेल जंक्शन सारे टिश्यू में होता ही है, तो हम कहेंगे नहीं, सबके अंदर होना जरूरी नहीं है, हाँ ज्यादातर टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। तो एक बार यहां तक लिखें, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जनरली सारे टिश्यू में, हम हर जगह एक्सेप्शन, मतलब इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े बनानी है कि हर जगह एक्सेप्शन ही याद करते रहे कि होता सब में इसे इसको छोड़कर, फिर होता सब में इसे इसको छोड़कर। तुम बंसल सर को बोल मत देना, नहीं मालूम पड़े बंसल सर मुझे पकड़ के पीटे कि अच्छा तुम ज्यादा इनऑर्गेनिक की बुराई करते हो। क्या बेटा? इसमें हमने किसी में बात की कभी एग्जांपल की? नहीं नहीं, वहां पे जो आप बात कर रहे हैं वो टिश्यू लेवल पे बात कर रहे हैं, यहां हम बात क्या कर रहे हैं? सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो इसका एग्जांपल नहीं है। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूल में या कई बार कई लोग जो गलत तरीके से कहते हैं कि ये जंक्शन इस टिश्यू में होता है, ये जंक्शन इस टिश्यू में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर तरीके का जंक्शन सेल्स के बीच पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खुद सोचना, अगर मान लो दो सेल के बीच में गैप जंक्शन ना हो, तो एक सेल क्या कर रही है दूसरी सेल को कभी पता चलेगा? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल इधर से उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वास्तविकता यह है कि हर तरीके का जंक्शन हर सेल के अंदर पाया जाता है। मैंने इसीलिए यहां दो सेल्स बनाई और दोनों के अंदर सारे जंक्शंस आपको दिखाए हैं कि सारे जंक्शंस होते हैं हर जगह पे। अब जरा देखें, जल्दी लिखने की आदत डालो, ध्यान देंगे। देखिए, हमने सबसे पहले बेटा पूरी कहानी की शुरुआत की थी, जहां पे मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन ली थी और जहां मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की इस लाइन में कन्फ्लिक्ट है। देखिए, पहली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किसके? एनिमल किंगडम के। मैंने आपको क्या कहा था कि एनिमल किंगडम में केवल कौन आता है? मल्टीसेलुलर आते हैं, यहां पे कोई भी यूनिसेलुलर नहीं आता। फिर आगे देखें, यूनिसेलुलर में जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? तो हमने कहा कि सिंगल सेल परफॉर्म करती है। वहीं कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर